चल जाता तो ठीक है, लेकिन चलना कोई बात नहीं। अच्छा, व्हाट वाज इट? हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज स्क्रीन विजिबल योगी, हिस्टेरिया एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर। सो हमने डिस्कस किया था कि जो हिस्टेरिया, दैट इज बेसिकली एन ओल्ड नेम, और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत पुराने ज़माने से हुई भी है, एंशियंट ग्रीक के ज़माने से और एंशियंट इजिप्ट के ज़माने से। सो व्हाट इज हिस्टेरिया? सबसे पहले मैं इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। माय नेम इज़ मराती अली। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैंने एमएस किया हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा आई हैव डन साइको एनालिसिस ट्रेनिंग। साइको एनालिसिस की ट्रेनिंग पाकिस्तान में वो करवा रहे हैं, जफ़र इकबाल करा रहे हैं, और मैं खुद भी करवा रहा हूँ। सो मैंने जफ़र इकबाल से की थी, सर जफ़र इकबाल से की थी साइको एनालिसिस की ट्रेनिंग। उसके बाद देन आई आल्सो डिड साइको डायनामिक थेरेपी की जो ट्रेनिंग थी, वो मैंने इंटरनेशनली की थी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरेपिस्ट से। उनका सर्टिफिकेट है मेरे पास, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरेपिस्ट का। और उसके बाद फिर मैंने सीबीटी का, आई हैव डन सीबीटी की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, वो भी किया। दैट वाज आल्सो फ्रॉम इंटरनेशनली। और एक जो सी में भी अभी करंटली चल भी रही है, दैट इज फ्रॉम पैक्ट। इसके अलावा आई हैव आल्सो वर्कड एज एन एबीए थेरेपिस्ट विद चिल्ड्रन। इसके अलावा आई हैव आल्सो वर्कड एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट विद चिल्ड्रन। जहाँ पे मेरे लोकल स्कूल में मेरे पास बच्चे होते थे, वहाँ पे मैं आई यूज टू ट्रीट दोज चिल्ड्रन एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। सो आई हैव डन दैट वर्क अबाउट लाइक 1.5 ईयर। उसके बाद मैंने एबीए थेरेपिस्ट एज अ एबीए थेरेपिस्ट काम किया। आईबीटी की भी सर्टिफिकेशन है। सो विद दैट इन माइंड, आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिस्टेरिया। हिस्टेरिया इज रिलेटेड टू, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, is actually related to फ्रॉइड, और फ्रॉइड के साथ साइकोएनालिसिस और एनआओ का जो केस था। सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल रिलेटेड। सारी की सारी जो मॉडर्न साइकोलॉजी की बर्थ है, वो होती इन्हीं तीन चीज़ों को मिला के है। एक फ्रॉइड से, एक साइकोएनालिसिस से, एक हिस्टेरिया से, और एक इससे एनआओ के केस से। ये लिटरली दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली कॉल द बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आज हम देखते हैं साइकोथेरेपी में। साइकोथेरेपी इज बेसिकली टॉक थेरेपी, और फ्रॉइड वो पहला शख्स था जिसने ये डिस्कवर किया था कि हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं, यूजिंग जस्ट बाय टॉकिंग टू देम। सिर्फ उनसे बातें करके हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। और और किस तरह उसने डिस्कवर किया था? थ्रू दिस केस ऑफ एनाओ, बर्था पेपरहाइम के केस से। और उसको बीमारी थी हिस्टेरिया की। हिस्टेरिया उस जमाने में था। एंड लेट्स लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस। और इसमें मैं अगली स्लाइड देखता हूँ। ये केस है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं बर्था पेपरहाइम को। शी वाज अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन जर्मन सोसाइटी, और इन शी रोट अ लॉट ऑफ ड्रामास, काफी सक्सेसफुल थी ये अपनी सोसाइटी में। लेकिन शुरू शुरू में क्या हुआ कि ये अपने फादर की केयर कर रही थी। शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर डाइंग फादर। उनके अब्बू मरने के करीब थे और उनकी ये केयर कर रही थी। शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम। उनको थी परमानेंट इलनेस थी उनको, इनके अब्बू को, और वो मर रहे थे उस वक्त, इनकी केयर कर रही थी। उस वक्त इनके ये सारे सिम्टम स्टार्ट हुए थे। इनको थोड़ी थोड़ी बस शुरू में बिल्कुल थोड़े से स्टार्ट हुए थे सिम्टम। लेकिन करते 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 इनके अब्बू की जो थी वो डेथ हो गई थी। और डेथ के बाद इनके रियल सिम्टम जो थे इसके हिस्टेरिया के, वो स्टार्ट हुए थे। जब इनके हिस्टेरिया के सिम्टम स्टार्ट हो, इनमें इनको खाना पीना इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनकी ये बहुत कमज़ोर हो गई थी। डेफिनेटली आप खाना पीना ना खाएंगे तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो आप पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कमज़ोर हो गई थी काफ़ी, खाना ना खाने की वजह से। हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई थी, डिल्यूजन स्टार्ट हो गई थी। सो प्रीटी मच ऑल द साइकोटिक सिम्टम जो थे वो इनको स्टार्ट हो गए थे। सो ये सारे सिम्टम्स इनको चल रहे थे। और शी देन वाज रेफर्ड टू ब्रूअर। ब्रूअर को इनको रेफर किया गया। ब्रूअर उनका नाम था जो इनको ट्रीट कर रहे थे। अच्छा, ब्रूअर को जब, नहीं नहीं जी। अच्छा जिसका भी माइक म्यूट रखें, हाँ। अच्छा, ब्रूअर को ये रेफर हुआ, केस ब्रूअर के पास आई है। ब्रूअर ने इनको देखा। एंड उस जमाने में ये था कि साइकोलॉजी के टॉक थेरेपी से पहले हिप्नोथेरेपी यूज की जाती थी। हिप्नोथेरेपी फ्रॉइड के ज़माने में थी, हिप्नोथेरेपी, एंड हिप्नोथेरेपी वाज बीइंग यूज्ड। और ब्रूअर ने इनको हिप्नोथेरेपी के जरिए से ट्रीट करने की कोशिश की। एंड हिप्नोथेरेपी इन पे काम कर नहीं रही थी।
शी वॉज नॉट गेटिंग बेटर। इंस्टेड इनके सिम्टम्स जो थे वैसे के वैसे ही थे। इवन कि इनको दाखिल किया गया था मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। अब इनकी ट्रीटमेंट हो नहीं रही है, काफी अरसा गुजर चुका है, साल 2 साल गुजर गए हैं। ब्रो और इनका ट्रीटमेंट कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं अपने थेरेपी से, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। एक दिन क्या हुआ कि ब्रूअर तंग आ गए और तंग आके इनको अपने सामने बिठाया और इनको कहा ऐसा करो कि तुम मुझे जो अपने अब्बू, जब तुम्हारे एंडिंग डेज थे, उनके डाइंग डेज थे, उस वक्त जो हालात है घर के, वो मुझे बताना शुरू करो। सो ये वहां पे आके बैठी, वहां पे आके बोलना शुरू किया इन्होंने। बोलती गई बोलती गई बोलती गई, मेरे घर में ये हुआ, मैं सुबह से शाम तक ये करती थी, करते 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 इवेंचुअली क्या हुआ कि उनके बोलने से इनके जो सिम्टम्स थे वो कम होना शुरू हो गए। इस चीज से इनके सिम्टम्स कम होने शुरू हो गए एंड इवेंचुअली इतने कम हो गए कि इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये गई एंड शी बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ जर्मन सोसाइटी। इन्होंने काफ़ी प्लेस लिखे, बुक्स लिखी, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गई फिर जाके। अब जब ये इस तरह हो रहा था तो इन्होंने वहां बैठ के ब्रुअर को कहा कि आपने इसी तरह किया जैसा चिमनी को क्लीन कर देते, चिमनी स्वीप करते हैं। पुराने जमाने में होती थी यूरोपियन हाउसेस में चिमनीज। चिमनीज के अंदर वो वुड्स डाल देते थे, क्या कहते हैं, फायरवुड। फायरवुड से पूरा घर गर्म किया करते थे और काफी अच्छा हीटिंग सिस्टम है वो वाला। बिल्कुल अच्छा, जो गर्म सही हो जाता है ना घर, आजकल के हीटर से काफी बेहतर है वो सिस्टम। जिस तरह आजकल के हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं जो स्टीम के जरिए से हीट किया जाता है रूम्स को, और अंदर रूम्स में कितनी ज़्यादा हीट होती है, उसी तरह उस ज़माने में चिमनी जो हीट की जाती थी, चिमनी के नीचे लगा दी जाती थी फायरवुड और उसको आग लगा के घर गर्म किया जाता था। और उसको जब क्लीन किया जाता था तो इसी तरह इन्होंने कहा था आपने मेरे अंदर से दिमाग को क्लीन कर दिया गया। अब फ्रॉइड भी उसी जमाने में जिंदा थे और फ्रॉइड जो थे ब्रूअर के साथ अटैच थे। ब्रूअर ने इस केस के बारे में बताया फ्रॉइड को, और इस चीज को जब उन्होंने फ्रॉइड ने देखा, फ्रॉइड ने फिर इस पे सोचना शुरू किया। सोचते 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 इस पे सोचते सोचते उन्होंने इवेंचुअली साइको एनालिसिस जो था जन्म लिया, इस केस की वजह से। और सारे जो बेसिक प्रिंसिपल जो इन्होंने बताए थे बर्ता पेपरनाइन ने, उधर बैठ के कि आपने मेरी चिमनी स्वीप कर दी, आपने मेरा दिमाग क्लीन कर दिया, उसी की बेस पे साइको एनालिसिस बना। इसीलिए समटाइम्स कहा जाता है फ्रॉइड नहीं बल्कि ये थी जिन्होंने साइको एनालिसिस इजाद किया। सो बहरहाल इनकी कहा जाता है समटाइम्स, और फ्रॉइड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी वजह से समटाइम्स कहा जाता है। सो इनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे। अच्छा, ये जो थी ना, जब बीमार थी इनको लगता था कि ये प्रेग्नेंट है। आम, बल्कि प्रेगनेंसी के इनके साथ सिम्टम्स भी थे, एडवांस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे कि बच्चा होने लगा इनका। और लेबर पेन्स होती थी इनको, आपको पता है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है लेबर में जाती है खवातीन, और वो कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। उसी तरह उसी तकलीफ, एक्चुअल तकलीफ से ये गुजर रही थी, उफ लेबर पेन्स की तकलीफ से गुजर रही थी। और इनको लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और इनका ख्याल था कि जो ब्रूअर ने इनको हमला किया, ब्रूअर ने इनको हमला किया, ये इनका ख्याल था। दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू थिंक, कि ब्रूअर ने मुझे हमला कर दिया और अब मेरा बच्चा होने लगा। तो इसी में वो गुजार रही थी, लेकिन इनको प्रेग्नेंट थी नहीं है। जब इनको देखा जाए, इनका जिस्म देखा जाए, पेट देखा जाए, तो प्रेग्नेंट थी नहीं है, बच्चा था नहीं इनके अंदर। इट वॉज अ फैंटम प्रेगनेंसी, इसको कहते हैं फैंटम प्रेगनेंसी। दैट वाज व्हाट शी वाज सफरिंग फ्रॉम। क्योंकि अंदर बच्चा था नहीं और इनको लग रहा था कि इनको इनका बच्चा होने लगा, और इस तकलीफ से वो गुजर रही है। और ब्रूअर ने इनको जो सा है वो कर दिया, हमला कर दिया, बट असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इसमें से गुजर रही थी, इवेंचुअली ये बोलना शुरू हुई, बोलती रही, और इससे इनका जो था सिस्टम सारा क्लीन हो गया, और उससे वो फिर क्योर हो गया। जिसको आज हम कहते हैं, आजकल कैथारसिस इसको कहते हैं। कैथारसिस वर्ड दिया था फ्रॉइड ने इसको, कैथारसिस। अब कैथारसिस जो है वो डेफिनेटली इसी तरह काम करता है कि आपने कोई तकलीफ वाली चीज देखी, कोई भी आपको ट्रॉमा हुआ, आप स्कूल गए फॉर एग्जांपल, हमें यूनिवर्सिटी एग्जांपल ले लें तो टीचर ने डांट दिया, आपको गुस्सा आ गया, ब्रेन जो है वो अनईजी स्टेट पे चला जाता है, और उसके बाद वो सारी जो तकलीफ है वो अंदर जमा हो जाती है। फिर घर आके जब वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाए यही बच्ची, तो वो जाके अपने सारी चीजें बयान करे तो उसको कैथारसिस होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे जो ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग पे दोबारा आ जाता है, और दोबारा
और मिनिमल एराउजल की स्टेट में आ जाता, और उससे फिर जो सा बंदा क्योर हो जाता। दिस इज हाउ कैथारसिस वर्क्स, और इस तरह जो सा था इनके केस में हुआ था। अब फ्रॉइड ने इसी बारे में सोचा, और पूरा फिर हमारे पास साइकोएनालिसिस जन्म लिया इसी केस की वजह से। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं हिस्टेरिया की? हिस्टेरिया आजकल के ज़माने में इसको कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। ये तीनों नाम इसके हैं, और तीनों नाम इसी बीमारी के हैं। सो इस ये जो बीमारी है, इसमें बेसिकली जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं फिजिकल। आपको जिस्म आपका कोई काम करना छोड़ देता है, आपका हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं, या आप एपिलेप्सी की स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन एपिलेप्सी के स्टेट में भी आपके ब्रेन के सिग्नल्स की वजह से ये नहीं हो रहा होता, बल्कि किसी साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से ये हो रहा होता है। अब जो साइकोलॉजिकल कॉज हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सम फिजिकल सिम्टम्स। ये होता है इन कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्ट हो रहे हैं सिम्टम फ्रॉम साइकोलॉजिकल कॉजेज टू फिजिकल कॉजेज, फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल से फिजिकल सिम्टम बन रहे हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स ये बहुत कॉमन है, ये हमारी सोसाइटी में होते हैं। आई हैव सीन 2 केसेस ऑफ दिस साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, जिसमें साइकोलॉजिकल कॉजेज की वजह से हो रहे होते हैं, सिम्टम्स आ रहे होते हैं। मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड, सिर्फ 5 मिनट दे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एपिलेप्टिक सीजर्स है, मैं आ गया हूँ, 2 मिनट, आ गया हूँ, आ गया हूँ। अच्छा, तो एक एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं विच इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन की जो केमिकल, एक सेकंड मुझे दें, सिर्फ एक सेकंड रुकिए। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, एक एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, एक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, विच इज बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉजेज। एपिलेप्टिक सीजर्स आर बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनकी वजह से होते हैं। बट नॉन एपिलेप्टिक सीजर की एक टाइप है, एक सीजर्स होते हैं विच इज कोई भी फिजिकल कॉज आपको मिल नहीं रही होती पेशेंट में, उसके बावजूद आपको सीजर्स नजर आ रहे होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉज, कोई ट्रॉमा हुआ होता है, कोई स्ट्रेस आए हुए होते हैं। इसके अलावा फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें आपको फंक्शनल यानी कि आपके जो उनसे हाथ वगैरह हैं वो आपके सही तरह काम नहीं करते हैं। दैट इज अनदर टाइप ऑफ दिस। अब ट्रीटमेंट हिस्टोरिकली इसको किस तरह किया जाता था? पुराने जमाने में समझा जाता था कि फ्लूइड की इम्बैलेंसी की वजह से ये हो रहा है, या समझा जाता था कि औरत की, सिर्फ औरतों को ये डिसऑर्डर समझा जाता था, जैसे अभी किसी ने बताया भी था यहाँ पे। सो उसमें फिर ये कहा जाता था कि आप लोग रेगुलरली मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करें आपस में, मियाँ बीवी का रेगुलर ये हो, इसकी वजह इस तरह ट्रीट किया जाता था। दूसरा, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद जो उनसे बच्चा पैदा हो जाना, उसकी वजह से उस तरह ट्रीट किया जाता था, चाइल्ड बर्थ की वजह से। और रेस्ट की, और यानी कि आपको आराम का कहा जाता था। ये हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट है इसका, पुराने जमाने में इस तरह ट्रीट किया जाता था। इसके बाद फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं इसके, इसकी थेरेपीज आ जाती हैं विच आर साइको एनालिसिस और सीबीटी यूज की जाती है। साइको एनालिसिस इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म टू ट्रीट दिस डिसऑर्डर। इसको कोर्स से खत्म करने के लिए, किसी बंदे को रिलीफ देने के लिए
सही तरह से ठीक करने के लिए साइकोएनालिसिस यूज की जाती है। सीबीटी भी यूज कर सकते हैं टू ट्रीट देयर एंजाइटी और इंसोम्निया को। और उसके लिए आप मेडिकेशन भी यूज कर सकते हैं एंजाइटी के लिए और इंसोम्निया के लिए। इंसोम्निया मीन्स कि आपको अगर नींद नहीं आ रही किसी पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन आती हैं। इंडराल आती है आजकल मेडिकेशन एंजाइटी के लिए। ओलेंजापीन आती है विच इज़ फॉर इंसोम्निया, इंसोम्निया को भी वो ज़्यादा आपको नींद दिलाती है। तो यू कैन यूज दोज मेडिकेशन फॉर दोज, बट कोर्स से ट्रीट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए साइकोएनालिसिस ही सबसे बेहतर है, ताकि उसको अच्छी तरह कैथारसिस कराया जाए वो सारे जो एक्चुअल ट्रॉमा कॉज कर रहे हैं तो उसकी वजह से। अच्छा, अब ये होता किस वजह से? होता इस वजह से है कि बंदे को कोई ना कोई जिंदगी में ट्रॉमा हुआ होता है या कोई स्ट्रेस आई हुई होती है, और वो स्ट्रेस इतनी शदीद हो जाती है कि बंदे से कंट्रोल नहीं की जा रही होती। अब उसकी वजह से जो ब्रेन है, वो ब्रेन क्या करता है, जिस्म को उससे निकालने की कोशिश करता है तकलीफ से बंदे को। और जब वो निकालने की कोशिश करता है तो चंद जो पार्ट्स हैं जिस्म के, उनको शट ऑफ कर देता है। उनको जिस तरह हम कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं ना, तो वो शट डाउन कर देता है चंद पार्ट्स को, जिसकी वजह से सीजर्स भी हो सकते हैं। या कोई ना कोई हो सकता है हाथ काम करना छोड़ दे, हो सकता है आंखें काम करना छोड़ दे। इस तरह के जो उनसे सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। यानी कि परमानेंटली नहीं होता, यानी कि थोड़ी देर के लिए हो गए और फिर दोबारा ठीक हो जाते हैं। अब DSM-5 में देखें तो उसमें चंद क्राइटेरिया हमें दिए गए हैं। एक क्राइटेरिया उसका ये है कि एक या एक से ज्यादा जो सिम्टम्स हैं वो होने चाहिए ऑल्टर्ड वॉलेंटरी मोटर के या सेंसरी फंक्शन के। ऑल्टर्ड यानी कि वो हाथ तो काम कर रहा था, पेन से सही तरह लिख पा रहा था, लेकिन अचानक से पेन से वो लिख ही नहीं पा रहा, उसके हाथ हिल ही नहीं रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया NO के केस में। इसी तरह क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन सिम्टम एंड रिकग्नाइज न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल कंडीशन। यानी कि सबसे पहले इस किस्म के पेशेंट को तो क्या किया जाएगा, आपके पास भी आएगा साइकोलॉजिस्ट के पास भी, साइकोलॉजिस्ट भी उसको सबसे पहले मेडिकल डॉक्टर के पास भेजेगा कि आप इसका इलाज करें। और मेडिकल डॉक्टर जब अच्छी तरह टेस्टिंग से ये देख लेंगे ना न्यूरोलॉजिकल